हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज इन देयर फॉर्मेट्स, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। फर्स्ट एक्टिविटी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और हम इस पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एक्सप्लेनेशन को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। एक्चुअली ये होता भी दो पार्ट्स के अंदर है। फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का स्टार्टिंग पॉइंट बनता है, वो होता है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड क्लियर कर दूं। आपको पता होगा कि भाई जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ये दो मेथड से बनता है। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज व्हाट, इनडायरेक्ट मेथड। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की एप्लीकेबिलिटी होती है ये सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर होती है। मींस ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही ऐसी एक्टिविटी है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड एप्लीकेबल होती है। अदरवाइज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड एप्लीकेबल होती है। अब भले ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट लगे, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग डायरेक्ट ही अप्लाई होगी, भले ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट लगे, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हमेशा डायरेक्टली ही डायरेक्ट मेथड से ही अप्लाई होगी। अच्छा, डायरेक्ट मेथड में क्या? डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल सी होती है कि ऐड ऑल कैश जनरेटेड। जिस भी एक्टिविटी को आप कैलकुलेट कर रहे हो उस एक्टिविटी से सारे कैश जनरेटेड को ऐड कर लो और उसमें से जितने भी कैश यूज हुए हैं, कैश का आउटफ्लो हुआ है, उसको माइनस कर दो। फाइन। अच्छा, डायरेक्ट मेथड इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पर अप्लाई करना तो बहुत इजी होती है और वहां पर यही अप्लाई होती है। ऑपरेटिंग पे प्रॉब्लम ये आती है कि एक्चुअली ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो फॉर्मेट होता है वो बनता है फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स जिसको हम आसान जबान में बोलते हैं हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वी कैन से स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। इसमें वर्टिकल फॉर्मेट में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनता है, तो हम यहां से बनाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनता है ये बनता है अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पर। ओके, और हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं ये याद रखिएगा। पूरे कैलकुलेशन के टाइम पे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, यहां पर हमें दो मैचिंग्स करनी है, दो फिगर्स मैच करनी है। फर्स्ट इज कैश फ्लो, सेकंड इज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमें कैश का फ्लो देखना है कौन सी एक्टिविटीज से? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। और अच्छा, अभी हम इस कैश फ्लो को छोड़े, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और आपका जो ये P&L होता है इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नॉन ऑपरेटिंग भी इंक्लूड हो जाती हैं। बेटर मैं काम करता हूं कि पहले आपको ट्रेडिंग एंड P&L का फॉर्मेट बताता हूं और उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करने का पर्पस क्या है ये भी हम क्या करेंगे उस फॉर्मेट में डिस्कस करते जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट है उसका बेस हमारा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। तो ये मैंने आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर मैंडेटरी होता है कंपनी के केस में, और कंपनी के केस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, इनकम स्टेटमेंट, वो वर्टिकल फॉर्मेट होता है। मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट सिर्फ एक्सप्लेनेशन के पर्पस के लिए बनाया है ताकि मेरे लिए भी ईजी टू एक्सप्लेन हो एंड आप लोगों के लिए भी ईजी टू अंडरस्टैंड हो। फाइन, आपने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा होगा। अब मैंने आपसे क्या कहा कि आप पूरे फॉर्मेट में ये ध्यान रखना कि हमें दो मैचिंग्स करनी है, कैश फ्लो और कौन सी एक्टिविटी से? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ओके, अब पहले इसका मैकेनिज्म समझिए। सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या लिखते हैं? सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ट्रेडिंग एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो अगर आप इस पूरी ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर ध्यान देंगे तो इसके अंदर हर एक एक्सपेंस और हर एक इनकम जो होती है वो रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या? जो आपके कोर बिजनेस ऑपरेशन से, रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड हो। तो ये तो कोई प्रॉब्लमेटिक काम नहीं है। मींस आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ये पूरा आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। मींस जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही आ रहा है उसमें। ठीक, मतलब पूरा ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी होते हैं वो सब ऑपरेटिंग, आपके बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशन से रिलेटेड होंगे। एनीवे, प्रॉब्लम स्टार्ट होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ये जीपी को ब्रॉट डाउन करते हैं, फिर हम इधर लिखते हैं इनडायरेक्ट इनकम्स। और इनडायरेक्ट इनकम्स के अंदर दो टाइप की इनकम्स होती हैं। फर्स्ट होती हैं सारी ऑपरेटिंग इनकम्स,
इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम्स और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ये वो इनकम्स है जो रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है और ये वो इनकम है जो रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी दो एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, ये रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड, ये रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। फाइनली हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है और उसके बाद आपने सुना होगा कि भाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने एक्चुअली बनाया इसके अंदर। और हम क्या करते हैं उस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, जो हमारा रिजल्टेंट प्रॉफिट आता है, जो हमारा अवेलेबल प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट के अलग अलग एलोकेशंस और अप्रोप्रिएशंस करते हैं। उस प्रॉफिट में से कितना जनरल रिजर्व में डालना है, कितना अदर रिजर्व्स में डालना है, कितना शेयर होल्डर को इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंटरिम डिविडेंड देना, प्रपोज डिविडेंड देना, कोई प्रोविजन क्रिएट करना है। फाइनली तो उसके लिए हम क्या करते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग से बना लेते हैं। फाइन। तीसरी बात कि जब हमने क्या किया, ये P&L ड्राफ्ट किया, ये हमारा बेस है ना। किसी बिजनेसमैन के परफॉर्मेंस का बेस क्या होगा, उसका P&L। प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने यहां पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को भी ऐड कर दिया। वो अपनी जगह ठीक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमें तो कैश फ्लो बनाना है। और यहां पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर दिया, लेस कर दिया। और यहां पर हमने कुछ ऐसे अप्रोप्रिएशंस बना दिए जिसका रिलेशन बिजनेस के ऑपरेशन से है ही नहीं। मींस आप जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करो या ना करो, आपके बिजनेस के रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन के ऊपर कोई इंपैक्ट एक्चुअली पड़ने वाला नहीं है। फाइन। तो ये चीजें लिख करके हमने क्या कर दिया, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा, अभी हम कैश फ्लो की बात नहीं कर रहे, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हम हमारे प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे और फिर उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट करेंगे, ये याद रखना। ओके, होता यह है कि हमें ये इनकम स्टेटमेंट मिलेगा, तो या तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि भाई इस जीपी के अंदर सारी ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। एक ये रास्ता है, बिल्कुल सिंपल सा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऑपरेटिंग इनकम्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो फिर हम इसको फिर से अलग से एक स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो क्या होता है, एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बेटर ये और डिस्क्लोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि हम उल्टा चलें, ऑपरेटिंग को ना लेते हुए नॉन ऑपरेटिंग के रिवर्स इफेक्ट डालकर उनको नलीफाई करें। क्या करा हमने, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स डेबिट में लिखी, डेबिट में लिखी मींस एक्सपेंस है, तो हमने क्या किया, अपना प्रॉफिट कम किया। तो अब क्या करेंगे, उसको बढ़ा देंगे वापस उसको ऑपरेशंस पे लाने के लिए। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिख के प्रॉफिट कम किया, उसको ऐड कर दो, और ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिखकर प्रॉफिट बढ़ाया तो उसको क्या कर दो, हम लेस कर दो, ठीक है। तो हम किस पर आ जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर आ जाएंगे और उसके बाद हम कैश फ्लो पे वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहुंच जाएंगे। बट अब सुनिए आप कि हमारा पहला कैलकुलेशन क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो बोले साहब ये क्यों बना हुआ है, उसके अंदर हमें चाहिए एक ऐसा प्रॉफिट जो टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले आया हो, है ना। क्यों चाहिए उसके अंदर, क्योंकि देखिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड टू द शेयर होल्डर्स। आपके ओनर को मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज करनी है, तो हमें उनको ये प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा कि टैक्स डिडक्ट करने से और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को, स्पेशली एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को डिडक्ट करने से और एडजस्ट करने से पहले आपका प्रॉफिट क्या है। क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अगर ह्यूज हुई, बड़ी अमाउंट हुई, तो वो आपके प्रॉफिट की पूरी इक्वेशन को और इनकम की इक्वेशन को पूरी चेंज कर देती है। फाइन। तो हमारा पहला पर्पस है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और इसका फॉर्मेट बॉटम टू अप स्टार्ट होगा, वो मैं आपको इधर 1 बाय 1 चीजें एक्सप्लेन करता जाता हूं। ये हमारा फॉर्मेट है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। प्रैक्टिकल के अंदर ये पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद में बनेगा। फाइन। मगर देखिए हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी क्यों कैलकुलेट करें, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमें फाइनल टारगेट के ऊपर क्या करना है, अपनी नजर रखना है। ओके, क्या करना है हमें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है। तो मैं इस फॉर्मेट को एक्सप्लेन करता जाता हूं और ये भी बताता जाऊंगा कि कौन सी आइटम आपको कहां पर मिलेगी और कहां से आपको उसको डिराइव करनी है। फाइन। जैसे आपके पास क्या होगा, देखिए हमारे पास क्वेश्चन के फॉर्म में क्या आएगी, बैलेंस शीट। ये इनकम स्टेटमेंट नहीं आएगा, ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए आपको बता दिया। अब ये जो बैलेंस शीट आएगी, ये बैलेंस शीट एक तो करंट ईयर की होती है और एक प्रीवियस ईयर की होती है, और आपको बैलेंस शीट पूरी शेड्यूल 6 की पता होगी कि भाई कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है। फाइन। देखिए हमें नीचे से ऊपर जाना है, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए हम बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, हम सबसे पहले ढूंढेंगे बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। मैं फिर बोल रहा हूं ये कंपनी की बैलेंस शीट है और कंपनी में नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड नहीं होता, जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप।
वहां पर हम प्रॉफिट को अलग हेडिंग में, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल की हेडिंग में अलग से डिस्क्लोज करते हैं। एम आई क्लियर? अब आप कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल। तो ये मिलेगा आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड के सेकंड हेडिंग में, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में या तो डायरेक्टली गिवन होगा या इसका नोट होगा, उस नोट के अंदर जाकर आप ढूंढ सकते हैं। क्या किस नाम से मिलेगा आपको? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के नाम से। फाइन, तो पहले हम लेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ऑफ करंट ईयर, जो अपना करंट ईयर का है, तो हम लिखेंगे बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट ऑफ करंट ईयर। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट ऑफ करंट ईयर ले लिया। भाई हमारे पास कोई इतनी सारी इंफॉर्मेशन, पूरा पी एंड एल तो होगा नहीं, हमें तो जो काम की इंफॉर्मेशन है वो देखते जाना है और उसको एक्सट्रैक्ट करते जाना। फाइन, ये तो मैंने आपको जस्ट फॉर द बैकग्राउंड पर्पस, बैकअप पर्पस से बताया। अदरवाइज आपको बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट को पूरा क्रिएट करना। ओके, तो हमने पहले ले लिया बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ऑफ करंट ईयर। ये बैलेंस ये वाला होता है करंट ईयर का, और फिर एक लेना है बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ऑफ प्रीवियस ईयर। ये जो बैलेंस होता है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें से लेस बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। हमने ये माइनस कर दिया, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अकॉर्डिंगली हम चलते जा रहे हैं। लेट्स सपोज प्रीवियस ईयर का 3 लाख था, करंट ईयर का 8 लाख था, तो 3 लाख से 8 लाख रुपीस हुआ। पी एंड एल मेरे पास नहीं है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि भाई प्रीवियस ईयर पी एंड एल 3 लाख था, अभी 8 लाख है, तो आप बोलोगे हाँ इस ईयर में आपका पी एंड एल 5 लाख रुपीस से इंक्रीज हो गया। तो ये जो आएगा दैट विल बी अवर नेट इंक्रीज, आइदर इंक्रीज और समटाइम्स डिक्रीज इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ये आपका इंक्रीज है डिक्रीज को शो करेगा। फाइन, अब हमने ये डिफरेंस निकाल लिया। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे अप्रोप्रिएशंस थे जो आउट ऑफ द प्रॉफिट बने थे, प्रॉफिट में से बनाए गए थे, जिनका बिजनेस के ऑपरेशंस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता, और हमने उनको बना लिए थे, लिख दिए थे, लिखने से लेस कर दिया था। अब हम उसके इफेक्ट को रिवर्स करेंगे तो ऐड बैक करेंगे। तो ऐड क्या होता है? नंबर 1 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब आप जनरल रिजर्व में कितना भी पैसा ट्रांसफर करो, नहीं करो, ज्यादा करो, कम करो, तो उससे आपके बिजनेस के ऑपरेशंस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। फाइन, कहां मिलेगा? देखिए रिजर्व्स एंड सरप्लस में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही ये जनरल रिजर्व मिलेगा। कैसे मिलेगा? इधर 3 लाख और इधर 1.2 लाख। ठीक, फाइन। तो आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, मींस लास्ट ईयर इट वाज 1.2, करंट ईयर इट इज 3, तो 1.8 लाख रुपीस इस बार ट्रांसफर किया। जनरल रिजर्व एक रेवेन्यू रिजर्व है, और रेवेन्यू रिजर्व में पैसा कहां से जाता है? फ्रॉम पी एंड एल। तो हमने पी एंड एल से इधर ट्रांसफर किया, तो आपने अपना प्रॉफिट कम किया था, फिर से ऐड कर देंगे। तो कहां मिलेगा आपको? ये रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर ये मिल जाएगा आपको बैलेंस शीट के अंदर, और आपको क्या करना है? डिफरेंस लेते चलना है। ये ग्रीन मार्कर से जो भी आइटम लिखूंगा ये सब आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे, और रेड मार्कर से लिखूंगा वो सारे आपको एडजस्टमेंट मिलेंगे, और एडजस्टमेंट के हमेशा 2 इफेक्ट होंगे, और जो आइटम बैलेंस शीट के अंदर होंगी उनको सिंगल इफेक्ट होंगे। ओके फाइन। इसी तरह से सेकंड होगा अपना ट्रांसफर टू एनी अदर रिजर्व। कोई दूसरा रिजर्व अगर आपने उसमें ट्रांसफर किया तो उसके अंदर भी ये भी यहीं पे लिखेंगे, जैसे क्या? वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, इस तरह के बहुत सारे फंड्स होते हैं, वो भी आपको कहां मिलेंगे? अल्टीमेटली यू विल फाइंड ऑल दीज आइटम्स इन रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके फाइन, ये हो गया हमारा। ठीक है जी। थर्ड हमारा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड। अच्छा, ये याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड वर्ड यूज कर रहा है। अब ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के ट्रीटमेंट की एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा उसमें, और उसमें इसके कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि भाई हमें कंपनी को, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, तो टैक्स पे करने के लिए एज पर प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, पेमेंट करने से पहले कंपनी क्या करती है? प्रोविजन बना लेती है और पी&एल में लिख देती है, और इतना प्रॉफिट वो क्या करती है? असाइड रख देती है, जिससे टैक्स पे करना इजी हो। इसी प्रोविजन से हम टैक्स पे करते हैं, जस्ट लाइक प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ओके फाइन। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड, ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड बेसिकली आपको कहां मिलता है? ये मिलेगा आपको बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी की शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की हेडिंग में। ये कहां मिलेगा आपको? अंडर द हेडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस।
और इससे रिलेटेड आपको क्या होते हैं, कभी कभी कुछ एडजस्टमेंट्स भी मिलते हैं, इसके अंदर एडजस्टमेंट भी आते हैं, ये एडजस्टमेंट में भी मिल जाता है, इसका हम ट्रीटमेंट बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये कभी कभी एडजस्टमेंट में भी होता है। ओके फाइन, तो ये हो गया हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, बिफोर टैक्स। ओके, तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया था, लेस कर दिया था, उसको फिर से ऐड कर देंगे। बिफोर मींस बिफोर डिडक्टिंग। नंबर 4 इज व्हाट, डिविडेंड पेड। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। फाइन, शेयर होल्डर्स किसका पार्ट होते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और जो डिविडेंड पे हो रहा है दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें सारी एक्टिविटीज का हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो चीज लेस होनी थी उसको आपने ऑपरेटिंग में क्यों लेस की, तो लेस कर दी थी, तो उसको नलीफाई करने के लिए फिर से ऐड कर देंगे, और ये मिलेगा आपको कहां पर, एडजस्टमेंट में। और नेचुरली अगर एडजस्टमेंट में मिलेगा तो इसके कितने इफेक्ट होंगे, 2 इफेक्ट। एक तो इधर ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि गलती से लेस हो गया था, और फाइनेंसिंग में लेस होगा क्योंकि वहां एक्चुअली लेस करना था, वो आगे के फॉर्मेट के अंदर आएगा। फाइन, नेक्स्ट इज व्हाट, इंटरिम डिविडेंड पेड। अभी इंटरिम डिविडेंड क्या, इसके लिए कभी अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट मैं फिर भी अभी बता दूं कि कंपनी के पास जब एक्सेस सरप्लस और हो जाता है, रिजर्व्स बढ़ जाते हैं, तो कंपनी कभी कभी इन बिटवीन द ईयर भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरिम डिविडेंड। में डिविडेंड किसके ऊपर, शेयर्स के ऊपर। शेयर्स आर द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो हमने उधर से क्या कर दिया, इधर ऐड कर दिया और उधर डिडक्ट कर देंगे। अगेन यू विल फाइंड इट इन एडजस्टमेंट। ये भी कहां मिलेगा आपको, एडजस्टमेंट। डिविडेंड अब किसी पर भी हो, चाहे इक्विटी पर हो, चाहे प्रेफरेंस पर हो। और एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो उसमें थोड़ा सा चेंज आया है, दैट इज proposed dividend of previous year। अब ये proposed dividend of previous year क्या होगा, भाई कंपनी ने अभी प्रपोजल बनाया है, पे नहीं किया, ठीक है। इसका एक कंसेप्ट के लिए, तीनों टाइप के डिविडेंड के लिए मैं अलग से एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको तीनों डिविडेंड का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फाइन, पहले ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर मिलता था, लेकिन आजकल हम इसको क्या करते हैं, नीचे फुट नोट के फॉर्म में, बैलेंस शीट के फुट नोट के फॉर्म में नीचे लिखते हैं, इसको P&L में मेंशन नहीं किया जाता। फाइन, तो ये आपको मिलेगा बैलेंस शीट के जस्ट नीचे इन द नोट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी के नोट में आपको एडजस्टमेंट के फॉर्म में मिल जाएगा, और क्योंकि वो बैलेंस शीट के बाहर है तो ये अपने आप में एक एडजस्टमेंट हो गया, तो इसके 2 इफेक्ट होंगे। फाइन, एंड देन व्हाट, 7th, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर के थे, जो रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन के नहीं थे, वंस इन अ व्हाइल होते हैं, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं क्या होता है, वो हमने डिडक्ट कर दिए थे, तो हमने उसको ऐड कर दिया, क्योंकि हमारा पर्पस ही क्या है, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हमें ऐसा प्रॉफिट चाहिए जो टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले हो। ओके फाइन, ये ऐड होने वाली आइटम थी जिनने हमारा प्रॉफिट बढ़ाया था। अब वो आइटम जिससे हमारा प्रॉफिट कम बढ़ गया, कम हुआ था, बढ़ा दिया, और अब इससे कम बढ़ गया था, कम कर देंगे। नंबर 1, इनकम टैक्स रिफंड। एक्चुअली इनकम टैक्स रिफंड तो जो है, इनकम टैक्स इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर द कंपनीज, बट स्टिल अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, बिफोर टैक्स। तो जितने भी इनकम टैक्स के एडजस्टमेंट है हम सब वो कर देंगे। इनकम टैक्स रिफंड का मीनिंग होता है जब आप एक्सेसिव टैक्स, एडवांस टैक्स में जब ज्यादा टैक्स एक्चुअल टैक्स से पे कर देते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज वो एक्सेसिव टैक्स, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको उसका रिफंड देता है। तो इनकम टैक्स रिफंड यहां पर हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। नंबर 2, अगर क्या होगी आपकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स होंगी तो वो भी इधर से डिडक्ट हो जाएंगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम में आपको अलग से वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। फाइनली ये सारी आइटम ऐड, ये सारी आइटम लेस, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा दैट विल बी अवर व्हाट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ताकि शेयर होल्डर को मालूम पड़े कि आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कितना है और उससे पहले का आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। और ये जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, दिस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अभी हम कहां से कहां तक आए, हम आ गए हैं, ये सारे अप्रोप्रिएशंस हमने ऐड कर दिए हैं हमारे P&L अप्रोप्रिएशंस की आइटम, मींस हम यहां तक आ चुके हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। फिर भी कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। थैंक यू।